हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर। तो आज आप बड़ी हैप्पी हो रहे हो कि क्या सर लास्ट लेक्चर आप बता रहे हो। और आज भी बता दूँ बेटा, तो आज भी हम लोग एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, एक डिवाइस जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो आज भी आपको एक वर्क मिलने वाला है। वो वर्क क्या होगा? वो वर्क होगा कि आपको ग्राफ बनाना है। इसके पीछे हमने 3 इंस्ट्रूमेंट बनाए सीखे, ग्राफ बनाया था, जैसे कि मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया और थर्ड बेटा आपका साइक्लोट्रॉन हो गया। तो आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था टॉर्क निकालना, कि अगर कोई मूविंग कॉइल या कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो दैट टाइम उस पर टॉर्क कम करता है, वो ऐसे घूमता है ना। तो उसी पे बेस्ड ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। चलिए टॉपिक बनाते हैं। आज की टॉपिक हमारी बनने वाली है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज की टॉपिक क्या आपकी है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जैसा कि अगर आप किताब पढ़ते होगे ना, तो गैल्वेनोमीटर जानते हो क्या होता है? करंट मापता है। चलिए इसकी हिंदी देखते हैं क्या होती है। चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी मतलब बेटा ये बोलता है कि चलो कुंडली की धारा मापते हैं, चलो कुंडली की धारा मापते हैं। ओके, कुंडली की धारा मापे का मतलब ये डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कह सकते हो। और ये सीधे सीधे बोलो ना, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होता है। एक बार मैं देख लूँ कि क्या आप सही से देख पा रहे हो। तो आप अच्छे से देख पा रहे हो। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेटा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मेजर करता है करंट को। जो मेजर किसको करता है? करंट को मेजर करता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। जो मतलब कि ml वाले मतलब कि मिली एम्पियर बता सकता है। 1 एम्पियर के करंट को यह नहीं माप सकता बेटा। 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट होता है, ठीक है। ये मिली एम्पियर को मापता है। 1 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर, इतना छोटा करंट मापता है। और अगर बड़ा करंट मापना है तो बेटा इसी को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा अमीटर में। इसी को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा अमीटर में। ओके, अगर आपको बड़ा करंट 1 एम्पियर 2 एम्पियर मापना है तो इसको हमको करना पड़ेगा मॉडिफाई अमीटर में। अमीटर बड़े करंट को माप सकता है। मॉडिफाई यानी कि थोड़ा मोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो इंस्ट्रूमेंट थोड़े इसके अंदर बदलने पड़ेंगे, ये भी माप अमीटर बन जाएगा तो बड़े बड़े करंट को मापेगा। और इसी को मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर भी डिवाइस होती है जो वोल्टेज को मापता है। इसी को मतलब कि आप मॉडिफाई करके अभी बना सकते हो, बन जाएगा बेटा, कठिन बात नहीं है। तो आप कह सकते हो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस हु मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ओके, तो इसको मॉडिफाई करके आप मीटर बना सकते हो बड़ा करंट मापने के लिए। वोल्ट मीटर भी बन जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही होता है। अभी मैं जैसे जैसे आगे बताता जाऊंगा ना, आपको सारी बातें अच्छे समझ में आते जाएंगे। प्रिंसिपल क्या होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल के बारे में बात करूं बेटा, तो ये नॉर्मली इसके 2 प्रिंसिपल कह सकते हो। पहली बात तो ये क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? क्रिएट टॉर्क। टॉर्क क्रिएट करता है on current carrying coil, on current carrying coil placed in magnetic field, placed in magnetic field। यानी कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कोई कॉइल रखा है, कॉइल जो गोल सा होता है, चौकोर सा कुछ भी होता है, मतलब कि जो बंद होता है, बंद लूप कह सकते हो। क्रिएट टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल रखा है तो उस पर टॉर्क क्रिएट करता है। और दूसरा इसका प्रिंसिपल कह सकते हो बेटा, ये टॉर्क रिस्टोर भी करता है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे भी लिख सकते हो कि टॉर्क को रिस्टोर करता है। रिस्टोर करने का मतलब जानते हो क्या होता है स्टूडेंट? टॉर्क रिस्टोर करना। जैसे मान लिया टॉर्क रिस्टोर करना, टॉर्क जानते हो कि आपके दरवाजे पर काम करता भी वो नाचता आगे पीछे। मान लो मार्कर है, रस्सी है,
ये मार्कर और ये रस्सी, मैंने इसको ऐसे बांध दिया 3-4 चक्कर लेके, ओके देख पा रहे हो ना आप, इसको ऐसे बांध दिया। अगर मैं इसको नचाऊं, अगर आप गेस करो मैं इसको नचाऊं, अगर मैं इसको नचाऊं तो नचा रहा हूं तो टॉर्क हो रहा है, टॉर्क ही तो हो रहा है, इस पे मार्कर पे टॉर्क हो रहा है, लेकिन छोड़ने के बाद फिर अपनी अवस्था में आना चाहेगा, ठीक है ना। आपने देखो, आपने इधर नचाया था, इसको इधर नचाया था, लेकिन जब आपने छोड़ा इधर आ गया। क्यों इधर आ गया? क्योंकि जितना आप इधर टॉर्क रिक्रिएट कर रहे थे ना, उतना रस्सी भी क्या कर रहा था, टॉर्क रिस्टोर कर रहा था। रिस्टोर जब आपने छोड़ा, वो अपना टॉर्क जो रिस्टोर का था आपको दे दिया, फिर अपनी अवस्था में आ गया। आप समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो ये टॉर्क रिस्टोर भी करता है। अभी जब मैं इसका कंस्ट्रक्शन को दिखाऊंगा ना बेटा, तब अच्छे समझ में आएगा आपको। आप रिस्टोर टॉर्क समझ ना क्या होता है, कि टॉर्क रिस्टोर क्या होता है, जैसे मतलब कि आप रस्सी में कुछ भी बांध के ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो जब उसको छोड़ोगे तो क्या करेगा, वो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा घूम करके। क्यों? क्योंकि जब आप उसको रोटेट कर रहे हैं तो टॉर्क बन रहा था, वो टॉर्क बनने के बाद रस्सी में टॉर्क बन रहा था, और रस्सी टॉर्क मतलब रिस्टोर कर रहा था। वो घूम, तो आपका पत्थर नीचे जो पेन था घूम तो रहा था, लेकिन रस्सी क्या कर रहा था, टॉर्क को रिस्टोर कर रहा था। रिस्टोर करने की वजह से जब आपने उसको छोड़ा ना, तो फिर अपने मूल अवस्था में आ गया नाच करके। वही होता है टॉर्क रिस्टोरिंग। तो ये हो गया प्रिंसिपल। चलो देख लेते हैं वर्क क्या करते हैं, मतलब कि कैसे वर्क करता है। नॉर्मली वर्क मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्क प्रोसीजर। अभी देख लो बेटा, नॉर्मली वर्क कैसे करता है। देखो वर्क कैसे करता है कि हम क्या करते हैं, मतलब इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी ब्रिंग, हम लाते हैं अ करंट कैरिंग कॉइल, अ करेंट कैरिंग कॉइल, ठीक है ना। हमने क्या बोला, मतलब इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी ब्रिंग अ करंट कैरिंग कॉइल। एक करंट कैरिंग कई फेरों की होती है वो कॉइल, या एक फेरा कहो चाहे कई फेरों की होती है वो कॉइल। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी ब्रिंग अ करंट कैरिंग कॉइल, मतलब कि हुज, जिसमें हुज मेजर करंट, हुज मेजर करंट, बस मतलब हिंदी क्या होगी इसकी बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम मतलब कि जिस मतलब कॉइल में करंट को मेजर करना है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड था बेटा। इन यूनिफॉर्म स्ट्रांग लिख सकते हो, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वी ब्रिंग करंट कैरिंग कॉइल हुज मेजर करंट, मतलब कि जिस कॉइल में आपको करंट मापना है उसको हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, उसको हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैज, रखता है अ पॉइंटर, जो बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसके पास एक पॉइंटर होता है एंड एक स्केल होता है। पॉइंटर और क्या होता है, स्केल होता है। स्केल मतलब पैमाना, और पॉइंटर मतलब नीडल होता है उसके पास। हम कहेंगे बाई टॉर्क, टॉर्क के द्वारा क्या करता है बेटा, बाई टॉर्क द कॉइल, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, द करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, बाई टॉर्क द करंट कैरिंग कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बेटा अगर MEGNETI से मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बेटा टॉर्क की वजह से क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो कॉइल रोटेट करता है, ठीक है ना। एट लास्ट, यानी कि जैसे आपने रस्सी को पकड़ा, पेन को नचाया, तो उसका एक सीमा होगा, एक लिमिट होगी कहाँ तक नचा पाओगे, उस लिमिट के बाद आप नहीं नचा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद तो टूट जाएगा बेचारा वो, नहीं, एक लिमिट होगी जिसके बाद आप नचा नहीं पाओगे उसको, तो एक लिमिट होती है, तो वही लास्ट होता है। एट लास्ट व्हेन द कॉइल स्टॉप, जब कॉइल स्टॉप होता है आपका, नाचते कितना रिस्टोर करेगा, उसकी क्षमता होगी ना। एट लास्ट व्हेन द कॉइल स्टॉप, हम कहेंगे स्टॉप, द हेल्प ऑफ
स्केल एंड पॉइंटर। बेटा पॉइंटर जो होगा निडल ना किसी एक मेजर मतलब कि कहीं जाके रुक जाएगा। पॉइंटर ऐसे होता है, स्केल ऐसे होता है। मैं वास्तव में बताऊँ, स्केल ऐसे होता है गोल सा, मतलब बहुत रोटेट कर लेगा, एट लास्ट क्या होगा कि कहीं रुक जाएगा। रोटेट नहीं करेगा तो निडल भी कहीं रुक जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एट लास्ट व्हेन द कॉइल स्टॉप द हेल्प ऑफ द स्केल एंड पॉइंटर वी मेजर करंट लो। ठीक है ना, कितना आसान है, कितना आसान है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल को ला रखा जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसी को मतलब कि उसमें जिसमें करंट, उसी को मापना है कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही हमको नापना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब हमने क्या करा, उसको जब फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट करेंट कॉइल को, उस पर रोटेट मतलब कि टॉर्क हुआ, टॉर्क लगने की वजह से क्या हुआ, रोटेट हुआ। रोटेट से क्या होगा कि बहुत रोटेट करा, बहुत रोटेट करे, एक ऐसा समय आया कि उसका रोटेटिंग रुका तो दैट टाइम हमने पॉइंटर और स्केल का सहायता लेते हैं। कहाँ पे रुका है पॉइंटर, स्केल पे जो भी पॉइंट दिखाता है वह इसमें क्या होता है, करंट होता है। बस हो गया। अब इसका हम दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन, तो आपको दिखाते हैं बेटा इसका वर्क प्रोसीजर कैसे कैसे काम करता है। ये लंबा सा है, ठीक है ना, ये नॉर्मली आपने समझ गया है एक अच्छी भाषा में क्या होता है क्या नहीं होता है। बेटा इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो बेटा हम इसकी बनावट देखेंगे कि मतलब कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बनावट क्या होती है, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है बनावट के। पहले मैं बता दूं कि जो पीछे वर्क था उसमें जितना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा करंट आप दोगे उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। करंट ज़्यादा तो उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, उतनी ही ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन करेगा नीडल या पॉइंटर, उतना ज़्यादा मतलब कि डिफ्लेक्ट दिखाएगा, और उतना ही ज़्यादा रीडिंग होगा इसकी मतलब कि आपके पॉइंटर का, ठीक है ना। रीडिंग भी आपके पॉइंटर का उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। करंट ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन तो रीडिंग ज़्यादा ऑटोमेटिक बताएगा। कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाई कैसे जाती है। तो कंस्ट्रक्शन तो भी देखो बेटा, अभी बहुत सारी से चर्चा करनी है। ये ऐसे होता है, नॉल चुंबक होता है, ठीक है ना, ऐसे। इसे बेलनाकार कह सकते हो कि बेलन के आकार का गोल सा, ऊपर से देखो गोल सा। ये वास्तव में नाल चुंबक है, नाल चुंबक घोड़े के नाल वाला चुंबक है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ऐसे वायर आया होता है, ये टर्मिनल फर्स्ट है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे थोड़ा मेटल लगा होता है, मेटल, ठीक है ना, ये मेटल लगा होता है और इसको ऐसे लटकाया जाता है। ओके, ये ऐसे, इसको ऐसे मतलब कि कह सकते हो ऐसे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा, नहीं तो आप जानते हो ना ए एन होता है, देखो ए एन होता है, एस होता है, नॉर्थ से साउथ। अगर इस पर सीधा पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टॉर्क नहीं क्रिएट होगा, पीछे पड़ गया है वो। अगर सीधे सीधे पड़ जाएगा ना तो कोई टॉर्क क्रिएट नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा रहता है, थोड़ा टेढ़ा रहता है, थीटा एंगल बनता है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ठीक है, इसको फिर ऐसे उठा के ऊपर से, इसको ऊपर से उठा के, और जो वायर है बेटा इंसुलेटेड है, ध्यान देना, वायर कैसा है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब क्या, उसे प्लास्टिक की कवरिंग की गई है। ये ऐसे फिर ऐसे उठा के, टच नहीं करा है किसी में भी, ये स्प्रिंग लगाया गया होता है, और यहाँ पे ये होता है बेटा आपका, ऐसे कह सकते हो यह टर्मिनल 2 है। करंट आया निकला, करंट ऐसे आपने दे रखा, करंट दे रखा, करंट दे रखा, करंट दे रखा, करंट दे रखा आपने, करंट दे रखा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ रहा है, मतलब अंदर बाहर आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पर है मान लो। तो मैं सीधे सीधे बोलूँगा वर्क प्रोसीजर, अगर मैं बोलूँ इसका बेटा वर्क प्रोसीजर, वर्क प्रोसीजर क्या है इसका, नहीं कि कार्यविधि क्या है। तो आपने क्या बोला, पहले तो स्ट्रक्चर आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका, नॉर्थ साउथ वाले मतलब कि एक हार्ड शूट वाला एक मैग्नेट है, इसके बीच में मतलब कि मैंने क्या करा, ये टर्मिनल लगा के ये मतलब कि कर वायर कई फेरा बनाया, और ये क्या कर दिया बेटा यहाँ पे टू, मतलब ऐसे निकल गया। और ये फेरा ऐसे नहीं है, ये फेरा सॉफ्ट आयरन पे है,
सॉफ्ट आयरन पे, मतलब मान लो बेटा सॉफ्ट आयरन मतलब होता है नरम लोहा। नरम लोहा जो होता है ना बेटा, वह अगर थोड़ा मोड़ा मैग्नेटिक फील्ड है तो बहुत ज़्यादा बनाने का काम करता है। और सॉफ्ट आयरन के बारे में हमारा अगला टॉपिक है, अगला वाला पार्ट जो ना बढ़िया से उसमें पढ़ेंगे। तो अभी जान जाओ कि नरम लोहे के ऊपर हम मतलब कि वायर को लपेटते हैं यहाँ पे, नरम लोहे के ऊपर। ऐसे खुला छोड़ दोगे तो कभी यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, जो कि टच नहीं कराना है, ठीक है। नरम लोहा है बेटा, ऐसे मान लो, वो भी मान लो बेलनाकारी लोहा है, उसी के ऊपर ऐसे लपेटा गया, वायर लपेटा गया, ठीक है ना। उसी के ऊपर वायर लपेटा गया और ये ऐसे कर दिया। नरम लोहे में क्या होता है कि मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तेज ऑब्जर्व करता है नरम लोहा, ठीक है ना। तो आप इसको अपने माइंड में सेट कर लो कि जो नरम लोहा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व बहुत जल्दी करता है, तुरंत पहचानता है मैग्नेटिक फील्ड। और मतलब कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो रिएक्ट करता है नरम लोहा, इसलिए यहाँ पे नरम लोहा लगाते हैं, ठीक है। मैंने कहा वर्क प्रोसीजर में क्या कर सकते हो कि when the current carrying coil brings in strong, ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब मतलब कि लाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अ टॉर्क TORQUE, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल, ठीक है ना। कॉइल पर एक टॉर्क एक्ट करता है, कॉइल पर एक टॉर्क एक्ट करता है। भाई थीटा एंगल पे रखा है, सारी बातें सुन लो, मैं सारी बातें बोल थोड़ी रहा हूँ, मैं सारी बातें लिखूंगा भी नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। इसको थीटा एंगल पर रखा है मैंने, थीटा एंगल पर, यानी कि थीटा एंगल पर रखोगे तो ये फिर टॉर्क क्रिएट करेगा। जस्ट पीछे वाले लेक्चर से आप देख के अगर आया हो तो टॉर्क क्रिएट करेगा और ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब बताओ बेटा, मैंने पूछा कि कितना टॉर्क क्रिएट करेगा, मतलब कितना टॉर्क एक्ट करेगा, टाउ कितना होगा दैट टाइम। तो कहोगे सर टाउ का मान होगा NIAB साइन थीटा, इतना टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है ना। वेयर N क्या है बेटा, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स आपने वायर को लपेटा है, ठीक है ना। और I क्या है, करंट है, I क्या है, करंट है, करंट को ही तो मेजर करना है, वही करंट मेजर करना है। और ये क्या है आपका वेक्टर एरिया, ये क्या है, वेक्टर एरिया। बताते मैं चलूँ कि इसका जो एरिया, अभी कहोगे सर इतने सारे लूप हैं, सबके एरिया अलग अलग होंगे ना, सबका एरिया सेम है लगभग, सबका एरिया क्या है, सेम है, ठीक है। इतना पतला होता है ना, बहुत पतला होता है। जैसे आपने पंखे की वायरिंग देखी होगी, वो वायर वाला कॉपर का वायर बहुत पतला होता है। अब इसी पे जब लपेटा गया, खाली बनावट दिख रहा है ना, जब इसी पे लपेटा गया है तो उसका एरिया तो सेम होना ही होना है। तो भले आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे यहाँ बना, सबका एरिया अलग अलग होगा, लेकिन अलग अलग नहीं है। आप कवरिंग करोगे ना, मान लो ऐसे ही है, इस पे लपेटोगे तो हर लूप का एरिया क्या होगा, सेम ही होगा ना। अगर ऐसे लपेट रहे हो तो हर लूप का एरिया सेम होगा। तो आप ये जान लेना कि वेक्टर एरिया और सेम है। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। ऐसे चलती है एन से एस, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलती है, एन से एस चलती है, ये आपको पता होता है। अब बात है थीटा क्या है बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन, आपने कह सकते हो सर एम एंड बी, या फिर वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, एम मिस क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। एम मिस क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये क्या होता है, ए बी मतलब क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है। आप अगर देखा जाए कि देखो एम क्या है और बी क्या है, यहाँ पे देखो एम का डायरेक्शन क्या है, बी का डायरेक्शन क्या है। बी आपका इधर जा रहा है, बी का डायरेक्शन आपके इधर, ऐसे कर सकते हो इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। और ये थोड़ा सा ये लूप आपका तिरछा है, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो बेटा। ऐसे मान लो, देखो हमारे पास एक फिजिक्स की बुक है, ऐसे फिजिक्स की बुक है ना, ये ऐसे कॉइल इस समय है,
तो करंट देखो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। आप जानते हो कि राइट हैंड पाम रूल, ऐसे कवर करोगे, ऐसे लपेटोगे इनको तो बाहर अंगूठा जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है, ऐसे, इससे लंबवत। इसी को वेक्टर एरिया भी कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं वेक्टर एरिया। और m बराबर होता है NIA होता है। m बराबर क्या होता है? m बराबर बेटा मैं अगर बताऊं आपको तो आपने पढ़ा है, m बराबर क्या होता है? IA होता है, कई राउंड है तो बेटा m बराबर NIA, टोटल करंट हमको लेना होता है। तो बेटा देखो वेक्टर एरिया भी लंबवत होता है उसके, और m भी, मतलब जिधर वेक्टर एरिया उधर ही आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो थीटा किसका एंगल? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, या फिर वेक्टर एरिया कह सकते हो। ओके, यहां तक बात समझ आ गई ना? इतना टॉर्क ये क्रिएट करेगा, इतना टॉर्क क्या करेगा? ये क्रिएट करेगा। नहीं, थीटा एंगल पर रखा है तो जो करंट होगा ना, करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नाचेगा, ये नाचेगा, इतना टॉर्क क्रिएट होगा, इतना NIAB होगा। N फेरे हैं और I करंट है, A वेक्टर एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा बराबर क्या? एंगल बिटवीन M एंड B। क्योंकि इनको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, टाउ इज इक्वल टू पूरा m हो जाएगा MB साइन थीटा कह सकते हो, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन M एंड B कह सकते हो, तब भी कहोगे, तब भी कह सकते हो, आपकी मर्जी क्या कहते हो। ठीक है ना? तो पूरी नॉलेज आपके लिए ज़रूरी होती है। चलिए, अब यहां तक हो गया। अब हम कहते हैं कि एज द कॉइल रोटेट, मतलब जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, जैसे जैसे आपका कॉइल बेटा रोटेट करेगा, तो ये जान रहे हो ना, ये वाला वायर और हाई देखो जरा, हाई स्प्रिंग में दोनों क्या करेंगे? ट्विस्ट होंगे, ऐठेंगे, नहीं ऐठेंगे, जरूर ऐठेंगे। वही तो टॉर्क रिस्टोर करते हैं। ये टॉर्क ये क्रिएट हुआ, एक में टॉर्क क्रिएट हुआ, नाचने लगा, तो हम कहेंगे एज द कॉइल रोटेट, एज द कॉइल रोटेट, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, द वायर एंड स्प्रिंग, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, द वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट्स ट्विस्टिंग। नहीं, ये क्या करेगा? ट्विस्ट करेगा यार। तो देखो ऐसे रोटेट करेगा तो ट्विस्ट नहीं करेगा, ये मुड़ेगा, मुड़ेगा। स्प्रिंग इसलिए लगा के थोड़ा और मुड़े, अधिकतम मुड़ सके, इसलिए स्प्रिंग लगा दिया गया है। तो एज द कॉइल रोटेट द वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट ट्विस्टिंग, ये ऐंठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जब जब बेटा जब ये ऐंठना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? ये टॉर्क रिस्टोर कर रहा है। नाउ वी कैन से, हम कह सकते हैं, now we can say the wire and spring doing restore the torque। लो, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेटा जो वायर और स्प्रिंग है ना, वो टॉर्क को रिस्टोर कर रहा है। टॉर्क को क्या कर रहा है? रिस्टोर कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। और यहां पे मैं बोलूंगा रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब क्या? अब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क से बेटा आएगा आपका टोरिजिनल स्ट्रेन आएगा, ऐंठन नियतांक कह सकते हो, टोरिजिनल कांस्टेंट आएगा, ऐसे कह सकते हो। रिस्टोर्ड मतलब देखो बढ़िया से, फिर से देखो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि मैंने क्या किया, व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल ब्रिंग्स इन स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अ टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल, इतना मतलब कि इस पर टॉर्क एक्ट होगा। एज द कॉइल रोटेट द वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट ट्विस्टिंग, जैसे रोटेट करेगा ना बेटा तो ये क्या करेगा? ट्विस्ट होगा। नाउ वी कैन से दैट द वायर एंड द स्प्रिंग डूइंग रिस्टोर द टॉर्क, टॉर्क को रिस्टोर कर। फिर बेटा ये वाला कार्य थी मिटाते, थोड़ा आगे चलता है, इसको नोट कर लो, मिटाता हूं इसको मैं। तो देखो बेटा, जैसे जैसे आपका कॉइल रोटेट करेगा, जैसे जैसे आपका कॉइल रोटेट करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। नहीं, जैसे कॉइल जितना रोटेट करेगा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? होगा बढ़ता जाएगा। और रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से बेटा हम एक यहाँ पे शब्द लाएंगे कि इसका टोरिजिनल TORISNOL, टोरिजिनल, इसकी स्पेलिंग देख लेना आप, कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता है, टोरिजिनल कांस्टेंट बढ़ेगा। ये होता है ऐंठन नियतांक। अब सर बोलोगे ऐंठन नियतांक क्या होता है? नहीं,
टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होता है? जैसे ये देखो क्या होता है, इसकी फार्मूला क्या होता है, इसे कहते हैं सी से दिखाते हैं, स्मॉल सी से। ये होता क्या है, जब आप कॉइल को 1 डिग्री रोटेट करोगे, 1 डिग्री रोटेट या ट्विस्ट करोगे, रोटेट या ट्विस्ट करोगे। बेटा मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप कॉइल को रोटेट करोगे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, बढ़ता जाएगा, और टॉर्जनल कांस्टेंट भी क्या होता होगा बेटा, बढ़ता जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जब आप कॉइल, टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होता है, जब आप कॉइल को 1 डिग्री रोटेट करोगे या ट्विस्ट करोगे तो इसके अंदर जितना रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, उसी को हम बोलते हैं ऐंठन नियतांक, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गया ना हमने क्या बोला बेटा, टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होता है, कॉइल जब 1 डिग्री रोटेट होता है तो दैट टाइम उसमें जितना टॉर्क रिस्टोर होता है, कॉइल 1 डिग्री रोटेट हुआ तो इसके अंदर जितना रिस्टोर टॉर्क कर लिया, स्प्रिंग आप वायर कर सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि टॉर्जनल कांस्टेंट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, नहीं, अरे वाह, यानी कि हम कह सकते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, जितना टॉर्क रिस्टोर होता है वही को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं। उसी को ऐसे बोला जाता है, जब कॉइल को 1 डिग्री रोटेट या ट्विस्ट करते हो तो इसके अंदर कुछ ट्विस्ट करोगे यार तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ तो होगा ना, क्या होगा, टॉर्क रिस्टोर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट सी बोलते हैं यार, ठीक है ना। चलो जैसे मैं बता दूं, अगर यहाँ पे लिख दूं रोटेट या ट्विस्ट, और यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क, चलो 1 डिग्री रोटेट करा तो कितना टॉर्क रिस्टोर हुआ, सी। अगर 1 डिग्री रोटेट करा तो बेटा कितना टॉर्क रिस्टोर करा, सी करा। अगर मान लो 2 डिग्री करेगा तो 2 सी हो जाएगा, नहीं 3 डिग्री करेगा तो 3 सी हो जाएगा, नहीं, और फार्मूला बन गया 5 डिग्री रोटेट करेगा ये हो जाएगा 5 सी। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला देखा हमने, खेल में सीख लिया, 5 सी होता है। लो रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, 5 सी होता है। 1 डिग्री रोटेट करा तो रिस्टोरिंग टॉर्क सी कहा, 2 तो 2 सी, 3 डिग्री तो 3 सी, 5 डिग्री तो 5 सी, आराम से फार्मूला बन गया बेटा। यही क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला होता है। अपने माइंड में सेट कर लेना इस बात को। फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, फिर कुछ आगे बताऊँगा। मज़ा आ रहा है ना आपको, मज़ा आ रहा होगा, लेकिन हमको मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलो इधर देखो आराम से। मैंने क्या बोला कि बेटा जब आप कॉइल को 1 डिग्री रोटेट करोगे या ट्विस्ट करोगे तो उसके वायर के अंदर, तो आप यहाँ पे लिख दो वायर के अंदर, तो वायर या स्प्रिंग के अंदर कह सकते हो, ठीक है ना। रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, उसी को हम टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हैं। 1 डिग्री पे सी तो 2 डिग्री पे 2 सी, 3 पे 3 सी, 5 पे 5 सी, तीसरी क्या बोलते हैं, 5 सी को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा, कार्यविधि में आगे देखते हैं। हम बोलेंगे बेटा एज द कॉइल, जैसे एज द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, मतलब कि जैसे ही कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा, द रिस्टोरिंग टॉर्क, जो टॉर्क रिस्टोर हो रहा था, इंक्रीजिंग, INCRE इंक्रीजिंग, ठीक है ना। एज द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, जैसे रोटेट करना कॉइल शुरू करेगा, द रिस्टोरिंग टॉर्क इंक्रीजिंग इन वायर एंड स्प्रिंग, नहीं इन वायर एंड स्प्रिंग। बेटा टॉर्क मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाए, जैसे जैसे रोटेट करेगा वैसे मतलब इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। हम बोलेंगे एट अ सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर, द कॉइल हैज स्टॉप्ड, द कॉइल ऐसे लिख सकते हो, विल बी स्टॉप्ड, ठीक है ना, स्टॉप हो जाएगा। कब ऐसा होगा बेटा, हाँ ऐसा कब होगा, व्हेन, ऐसा कब होगा, व्हेन
टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग, STREST स्टोरिंग। नहीं, जब जो करंट मतलब अप्लाई करा होगा टार्क वह, और जो टार्क रिस्टोर हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब जगह ही नहीं है। अरे भाई, जब तक इनमें जगह था तब तक ये नाच रहे थे, मतलब जब तक इनको रिस्टोर करने का जगह था। अरे भाई, मान लो चिप आपके पास है तो 10 GB का है तो 10 GB भरोगे ना, उससे ज़्यादा नहीं। जब तक खाली तो भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब भर जाएगा तो परेशानी होगी और दिक्कत होगी, रुक जाएगा, नहीं कुछ नहीं भर पाओगे। तो वही कंडीशन यही पे है बेटा, सेम। मतलब कि जो टार्क अप्लाइड करे, जो टार्क अप्लाई हुआ है और जो इनके अंदर क्षमता है मतलब रिस्टोर करने की, जब दोनों बराबर हो जाएगी तो बेटा एक नाचना बंद कर देगा। नहीं, वाह। अब देखो, अब मैं पॉइंटर बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि मैं इसको बाद मिटा देता हूँ, कैसे लगा होता है पॉइंटर आपको ये बता दूँ मैं, तभी तो आप जानोगे। देखो, ऐसे लगा होता है, स्केल लगा होता है, इस पर ये रीडिंग होती है, इस पर ये क्या होती है बेटा, रीडिंग होती है। और एक कॉइल है ना, एक कॉइल, इसको सेट करके ऐसे कर सकते हो कि ऐसे, ये आपका पॉइंटर है। यही क्या है, पॉइंटर। ये स्टार्ट में है, मतलब घूम के मान लो यहाँ तक आके रुक गया, चलेगा ना, घूमेगा तो ये चलेगा। और लास्ट ही होगा बेटा, ये फाइनल होगा इसका, फाइनल स्टेज पॉइंटर का आपके करंट बता देगा कि हाँ यहीं पे रुक गया, इतना करंट है इसमें। टॉर्क, या मान लो यहाँ से यहाँ 5 डिग्री घूमा यार, तो टॉर्क अप्लाइड कितना पड़ क्या है हो, NIAB साइन थीटा। और टार्क रिस्टोर कितना हुआ बेटा, 5C हो गया। नहीं, 5C हो गया, 1 डिग्री का C तो 5 डिग्री का 5C हो जाएगा, इतना डिग्री रोटेट कर रहा है। तो I बराबर यहाँ से पढ़ सकते हो 5C अपान NAB साइन थीटा। देखो जरा कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे C कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, वेक्टर एरिया कांस्टेंट है, B का मान कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। यानी कि I प्रोपोर्शनल टू C अपान साइन थीटा कर सकते हो। I प्रोपोर्शनल टू C अपान साइन थीटा, क्यों, क्योंकि C नहीं, फाई होगा बेटा, फाई अपान साइन थीटा। I प्रोपोर्शनल टू फाई अपान साइन थीटा कर सकते हो। साइन थीटा भी एक तरह से अभी हम कांस्टेंट कर देंगे, अभी साइन थीटा भी कांस्टेंट कर। अभी आपको लग रहा होगा कि सर C भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, AB B भी, वेक्टर एरिया भी कांस्टेंट, कहाँ बदल रहा है आप, मैंने बोला शुरुआत में ऐसे गोल गोल है, हर जगह एरिया और समान है। I प्रोपोर्शनल टू फाई अपान साइन, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा बेटा, I प्रोपोर्शनल टू ओनली फाई, ठीक है ना, I प्रोपोर्शनल टू ओनली फाई, I केवल फाई पर डिपेंड करता है। मैं साइन थीटा को इस तरह इनको मैनेज करवाऊंगा, अब इनको मैनेज करवाना पड़ेगा, इस तरह मैनेज करवाऊंगा कि थीटा साइन का काम ही नहीं पड़ेगा, हर जगह 90 डिग्री बनाएगा। और साइन 90 का मान 1 होता है, हर जगह कैसे भी कॉइल हो जाए बेटा, थीटा का मान 90 बनेगा और 1 होगा, उसका मान हर हमेशा 1 होगा। तो I प्रोपोर्शनल टू हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फाई बोल सकते हैं। अब उसको आगे कहो तो अब इनको हटा के अब आगे चला जाए। एक बात यहाँ पे और कह सकते हो, जितना करंट दोगे, इसका मतलब क्या है, ये जितना करंट दोगे, ये क्या है, ये फाई का मतलब क्या, डिफ्लेक्शन है, और क्या उतना ही क्या पाओगे, डिफ्लेक्शन पाओगे। इसका मतलब यही है कि जितना करंट दोगे उतना ही क्या करोगे, उतना ही डिफ्लेक्शन पाओगे आप। इनपुट करंट है, आउटपुट डिफ्लेक्शन, इतना ज़्यादा इनपुट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, ठीक है। अब इसको मिटा के आप थीटा मतलब कि साइन थीटा को यहाँ से अब रिमूव करते हैं, इसको मिटाया, वर्क खत्म हो गया, वर्क प्रोसीजर। अब हम बोलेंगे बेटा अब साइन थीटा को बार बार हम लोग नहीं जूम करेंगे, कठिन काम हो जाएगा, इनको साइन थीटा को पूरा हटा ही देते हैं यहाँ से, इनको मिटाते आगे चलते हैं। तो चलो बेटा देखते हैं, हमने भी पढ़ा कि NIAB साइन थीटा इज इक्वल टू C फाई या फाई C। तो I बराबर आपने पढ़ा C फाई अपान NAB साइन थीटा। मैंने बोला साइन थीटा को गायब कर दो, हम बोलेंगे टू रिमूव साइन थीटा, टू रिमूव साइन थीटा क्या यूज करते हैं, वी यूज एक मिनट रुक जाइए, वी यूज रेडियल फील्ड, ठीक है ना,
हमने क्या बोला, वी रिमूव साइन थीटा, टू रिमूव साइन थीटा वी यूज रेडियल फील्ड। हम मतलब साइन थीटा को रिमूव करने के लिए त्रिज्य सदिश, त्रिज्य क्षेत्र कर सकते हो। तो मतलब कि रेडियल फील्ड की हिंदी, एक मिनट रुक जाओ मैं बता दूं आपको बढ़िया से। रेडियल फील्ड की हिंदी क्या होती है, त्रिज्य चुंबकीय, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिख दो बेटा और बढ़िया रहेगा। मतलब कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, यही यूज करते हैं यार। इसका कमाल क्या है कि थीटा को हमेशा 90 बनाएगा। टू रिमूव साइन थीटा वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मतलब कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, CYLINDRICAL, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, ठीक है ना। और सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन मतलब ये भी सिलेंड्रिकल ही होता है। सॉफ्ट आयरन जो होता है वो भी सिलेंड्रिकल ही होता है। सॉफ्ट आयरन क्या करता है कि मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से गुजर रहा है, तो उनको भी अपने अंदर कैच करने की क्षमता रखता है, बहुत ज़्यादा उसकी क्षमता होती है। सॉफ्ट आयरन क्या हो सकता है, कह सकते हो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है बेटा। जो सॉफ्ट आयरन होता है ना वो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी कि इसके अंदर कैच करने की क्षमता, मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो यहाँ पे रखा है सॉफ्ट आयरन का कोर कोई और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है तो उनको भी अपने अंदर कैच करने की क्षमता रखता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो सिलेंड्रिकल या भी है, सिलेंड्रिकल या भी है। चलो देखो आराम से, मान लो बेटा ये आपका हो गया, ये मैग्नेट हो गया N और S वाला, ठीक है। ये आपका N और S का ये मैग्नेट है, हारसू वाला है, वही घोड़े के नाल वाला। ANS का मैग्नेट हो गया और यहाँ पे ठीक वही सब काम करके हम ऐसे ऐसे आए हैं ऐसे, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऐसे हमने क्या रखा है, सिलेंड्रिकल ऐसे ही रखा है इसको, ठीक है ना। वायर को मैंने बेटा इसी के ऊपर लपेटा है, ऐसे चाहे ऐसे ऐसे इसी के ऊपर लपेटा है, ऐसे लपेटा है, ऐसे सिलेंडर ऐसे 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 लपेट दिया है। अच्छा अगर ये सिलेंड्रिकल होगा, समझो बात को, एक मिनट समझना, बहुत बढ़िया समझना। अगर ये सिलेंड्रिकल होगा, यह भी ऊपर से, अगर मैं बोलूं कि इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, इसको ऊपर से देखो, ऊपर से यानी कि बेटा ऊपर से आंख आपकी आई यहाँ पे ऐसे देखना शुरू कर दी, मान लो ऊपर से देख रहे हो तो कैसा फिगर दिखेगा बेटा, अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे फिर गोल सा दिखेगा, ए ऐसे 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 और ये ऐसे गोल सा दिखेगा, नहीं ऐसे दिखेगा ना। अरे भाई ऊपर से ऐसे देखोगे तो हाइप वाला आपको सुना गोलन दिखेगा, ऊपर से गोलन देखो काट के ऐसे ला दिया यार, नहीं। अब देखो जरा इस पर मैं, अब देखो वेक्टर एरिया आप जानते हो कि थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या एंगल होता है, थीटा। नहीं, वेक्टर एरिया इसमें ऊपर ही और होगा, इसमें ऊपर की ओर होगा ना वेक्टर एरिया। हमको थीटा का हर जगह 90 लाना है बस, इसीलिए हमने ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है। अब दोनों सिलेंड्रिकल आ दिया मैंने, आराम से काम होगा। ऊपर पॉइंटर लगा है और वो भी ऊपर स्केल और पॉइंटर लगे हुए हैं बेटा, ध्यान से देखिए आप। मैं इसका कमाल क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजरेगा, ऐसे भी गुजरेगा, ऐसे भी गुजरेगा, ठीक है ना, ऐसे भी गुजरेगा, यानी कि हर ओर से मैग्नेटिक फील्ड गुजरेंगे। नहीं, सिलेंड्रिकल है ना, N से S की ओर जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो ऐसे भी कोई जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। जिस समय देखो इस समय अगर जब ऐसे आपका सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे सीधे गोल गोल, तब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, बस यही बात ध्यान देना। जब ये गोल गोल ऐसे है, एक मिनट यार देखो, ऐसे जब गोल गोल है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बेटा जा रहा है और वेक्टर एरिया आपका ऊपर की ओर है, देखो 90 डिग्री बना है कि नहीं बना है, बना है। बाई द वे कभी भी अगर मान लो थोड़ा टेढ़ा होता है, अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसके कई सारे अनंत मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। नहीं, बहुत अनंत लाइंस बनते हैं इसमें, ऐसे बहुत सारे लाइन बनेंगे। मान थोड़ा ऐसे टफ, मतलब अभी ऐसे है, ऐसे हो गया, मान लो ऐसे हो गया आपका, तो ए वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, ए वाला। अब देखो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा, होगा ऊपर की ओर, और मैग्नेटिक वाला ए ले लेंगे, ए लाइन वाला ए आपकी ले लेंगे अब की बार, तो देखो तब भी 90 हो गया। बस यही आपको थोड़ा देखना होता है। किसी भी समय कभी ऐसा हो जाएगा, वेक्टर एरिया बाहर की ओर और ये वाला लेंगे मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है ना, वो अभी 90 बनाएगा। कोई भी हमको 90 कहीं ना कहीं मिल जाएगा ज़रूर। जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड और बी के बीच का आपको डायरेक्शन ही चाहिए ना, 90 अंश करना है। मैंने बोला अगर इस टाइम है तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को देखो, जो इससे गुजर रहा है वास्तव में वही नहीं देखा जाएगा, जो इसके बीचों बीच जा रहा है। तब वेक्टर एरिया ऊपर और ये 90 बनाएगा। मान लो थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये वाला ले लेंगे, मैं वेक्टर एरिया बेटा कहीं और ये वाला 90, मतलब इतने सारे हैं कहीं ना कहीं हर जगह 90 बन जाएगा। तो दैट टाइम हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग। जब ये कमाल की बात हो जाएगी ना तब हम क्या बोलेंगे, NIAB, साइन थीटा नहीं लेंगे अब की बार बेटा। क्यों, हम बोलेंगे हियर ऑलवेज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब वो रिमूव हो गया इसीलिए हमने इसको त्रिज्य लिया। इसी को हम बोलते हैं बेटा त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, इसी को बोलते हैं। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हिंदी में आपको बता दूं परिभाषा है क्या, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का हिंदी में परिभाषा आपको बता देता हूं मैं, हिंदी में आपकी किताब में लिखा होगा यहीं कहीं। हाँ, यदि किसी चुंबक के ध्रुव अखंड बेलनाकार काट दिए जाएं तथा उनके मध्य एक नरम लोहे का बेलनाकार क्रोड इस प्रकार रख दिया जाए कि कुंडली उसे स्पर्श न करे, तो कुंडली की प्रत्येक स्थिति में क्षेत्र रेखाएं समांतर न होकर ध्रुवों की त्रिज्या की अनुदिश होंगी। इस प्रकार के क्षेत्र को त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। त्रिज्या अब यही बोल रहे हैं कि त्रिज्या की हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, यह वाला इनके होगा, यह त्रिज्या इनके होगा, यह त्रिज्या ले लोगे तो बेटा इनके हो जाएगा। और ये बेटा शाफ्ट आयरन के कोर पर है। शाफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, अगर इधर भी भागेंगे ना तो इनको अपने अंदर बुला लेगा। अगर बाई दबे आप सोच रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा ना, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये इनको अपने अंदर बुला लेगा। क्योंकि ये बेटा ये नरम लोहे का क्रोड है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर लाने बहुत क्षमता रखता है, कहीं जहाँ सबको अपने अंदर बुला लेगा। तो वही बेटा त्रिचुंबक क्षेत्र क्या होता है, यदि किसी चुंबक के ध्रुवखंड को बेलनाकार काट दिया जाए तो जो इससे गुजरने वाली लाइनें होती हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं, हमेशा इसकी त्रिज्या के परपेंडिकुलर होते हैं। उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ओके, चलो ये हो जाएगा बेटा। अब I इज इक्वल टू C अपान NAB और इंटू फाइव को अलग कर दो क्योंकि फाइव बदलने वाला है। C भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, तो C प्रोपोर्शनल टू फाइव, यानी कि इनपुट करंट है, जितना ज़्यादा करंट दोगी उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हो गया ना। अब कुछ है थोड़ी ना, इतनी सदिश था हमारे पास, आपको बता दिया हमने त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश ने त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैंने आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपने जान गया ना। एक मतलब कि चुंबक को ऐसा बेलनाकार काटा जाता है ताकि इसकी सभी त्रिज्याओं से जो चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही है ना वो 90 डिग्री बनाए। ओके, बस बाकी सामने डीपली समझ लिया है। इसको मिटा के अब चलते हैं आगे, देखते हैं सेंसिटिव वोल्टेज क्या होता है, सेंसिटिविटी करंट क्या होता है, सब देखते हैं। इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, हिंदी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। सेंसिटिव मतलब कि जैसे कि सेंसिटिव, जैसे आपने सुना होगा बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव है। जैसे कि मान लो किसी भी बंदे को मैंने मान लो टच कर दिया, मतलब मैंने थोड़ा सा टच करा, उसने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। मैंने बहुत थोड़ा सा टच करा उसको, उसने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, तो तुम बगल वाला बोलता है बहुत सेंसिटिव है यार, ये नहीं बहुत सेंसिटिव बन रहा है वैसे मतलब कि मैंने थोड़ा सा टच करा, उसने बहुत, मतलब कि छोटी सी बात का बवाल करना, छोटी सी बात का बवाल करना, उसी को हम बोलते हैं सेंसिटिव मैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे बात बवाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि स्मॉल करंट, छोटे से करंट पर लार्ज डिफ्लेक्शन, लार्ज ये बात है बवाल है, ठीक है ना, लार्ज डिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं बेटा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कोई बोलता है सेंसिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो हम बोलेंगे जब ऐसा गैल्वेनोमीटर जो कम करंट पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए उसे हम बोलते हैं उस गैल्वेनोमीटर, मतलब कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार की होती है बेटा, एक होता है करंट सेंसिटिविटी, एक क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। भी दिखाता हूं मैं, मतलब कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है,
छोटे से करंट पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाना, यानी कि होता है सी अपर फाई अपान आई कह सकते हो, नहीं छोटा सा करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन, फाई अपान आई करंट सेंसिटिविटी, छोटा सा बेटा देखो करंट, जितना छोटा करंट उतना ज़्यादा क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या, फाई अपान आई, फाई अपान क्या आई, आई जितना छोटा होगा सेंसिटिविटी उतनी बड़ी होगी, डिफ्लेक्शन उतना बड़ा, सेंसिटिविटी बड़ी होगी तो डिफ्लेक्शन भी तो बड़ा होगा, तभी तो सेंसिटिविटी बड़ी होगी। जब डिफ्लेक्शन बड़ा होगा तभी सेंसिटिविटी बड़ी होगी, क्योंकि आई का भाग दे रहे हो तो आई जितना छोटा होगा उतना बड़ा सेंसिटिविटी आएगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। तो हमने क्या बोला, फाई अपान आई, ये कहाँ से आया, यहाँ से भी कह सकते हो, यान चूँकि एन आई ए बी इज इक्वल टू फाई सी होता है ना, हो जाएगा फाई अपान आई इज इक्वल टू सी अपान एन ए बी, यही होता है बेटा क्या, करेंट सेंसिटिविटी। इसको हम बढ़ा सकते हैं, करेंट अरे रुक जाओ यार, फाई अपान से ये उल्टा हो गया, नहीं फाई अपान ए हो जाएगा बेटा आपका एन ए बी बाई सी, करेंट सेंसिटिविटी यही होती है। इसको हम बढ़ा सकते हैं टू इंक्रीज, मान लो कोई कहता है टू इंक्रीज करेंट सेंसिटिविटी, हमको एक प्रश्न और याद आ रहा है, कोई कहता है कि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, तो थीटा का मान है 90 करने के लिए। अब बताते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना हो तो दैट टाइम क्या करना पड़ेगा, इससे तो कुछ नहीं पाओगे, यहाँ से पा जाओगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो ये बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा दोगे बढ़ जाएगा, सी का मान बढ़ा, अरे क्या लिखा मैंने, एन आई एन ए बी होगा, नहीं बी बढ़ा दोगे तब भी बी बढ़ा दोगे तब भी बढ़ जाएगा, और सी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। सी बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, देखो इतना बढ़ाओगे तब तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इतना बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी, और अगर सी का मान बढ़ाओगे तो ओरिजिनल कांस्टेंट का मान, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी क्या होगा बेटा, एन बढ़ाना पड़ेगा, ए बढ़ाना पड़ेगा, बी बढ़ाना पड़ेगा, सर तब सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी कब, जब सी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है करंट सेंसिटिविटी, यानी कि कम करंट पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाना। हिंदी में बता दूं आपको परिभाषा इसकी बेटा, इसकी हिंदी में परिभाषा अगर मैं बता दूं तो रुक जाओ 1 मिनट बता रहा हूँ। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, धारामापी में विक्षेप फाई तथा संगत प्रवाहित धारा के अनुपात को इसकी सुग्राहिता कहते हैं। अरे वो अनुपात रट्टा मारना हो जाएगा, नहीं ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन एक बात और हमको मिली यहाँ पे क्या, कि सी का मान घटाना पड़ेगा, सी का मान घटाओगे तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ जाएगी। अपनी भाषा में बहुत बातें आप लिख सकते हो, नहीं अपनी भाषा में बहुत बातें लिख सकते हो, किताब पढ़ोगे सब आपको पता चल जाएगा, बहुत रट्टा हो जाएगा फिर तो। देखो मैंने क्या बोला, करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, एन का मान बढ़ाना पड़ेगा, ए का मान बढ़ाना पड़ेगा, बी का मान बढ़ाना पड़ेगा, और सी का मान घटाना पड़ेगा, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। घटाना है तो इनको घटाओ, इनको घटाओ, इनको घटाओ, इनको बढ़ा दो, घट जाएगी, हो गया ना। अब हम चलते हैं बेटा करंट सेंटिमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, मतलब कि वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है गैलोमीटर का। तो अब देखते हैं बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता। तो धारामापी में विक्षेप और विभवांतर के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। आपकी किताब से मैं बोल दूं तो ये लिखते हैं बड़े आराम से कि वोल्टेज सुग्राहिता यदि धारा के कारण धारामापी विक्षेप फाई हो, विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन, तो विक्षेप तथा आरोपित वोल्टता के अनुपात को, जितना आप मतलब कि वोल्ट दिए उसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। जितना कम वोल्टेज उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, कम वोल्टेज पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन, कम वोल्टेज पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो हम जानते हैं चूंकि V बराबर होता है आई आर होता है, नहीं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और I बराबर अभी पढ़ क्या हो, I बराबर सी फाई एन ए बी होता है, ओके। तो हो जाएगा V बराबर I का मान सी फाई एन ए बी इंटू आर, ये क्या वायर का रेजिस्टेंस है,
वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं V अपान फाई इज इक्वल टू, नहीं फाई अपान V निकालना नहीं, फाई अपान V वही तो सेंसिटिविटी है, तो फाई अपान V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपान V एन ए बी अपान सी V बटे आर है ना, बटे आर, ऐसे हो जाएगा। यानी कि फाई से इक्वल टू एन ए, हाँ ये होगा, फाई अपान वी इज इक्वल टू एन ए 20 बटे सी आर हो जाएगा। मतलब कि ए है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, ए हो गया, फार्मूला निकल गया, ए तो ये निकल गया था, उसका मतलब हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हम कहेंगे टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब कि कम वोल्टेज पर ज़्यादा, कम वोल्टेज पर ज़्यादा मतलब कि पाना, सुग्राहिता इस टोटल का मान ज़्यादा पाना कम वोल्टेज दे करके। तो हम क्या करेंगे, एन का मान आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया का मान इंक्रीज करना पड़ेगा, बी का मान इंक्रीज करना पड़ेगा, सी का मान डिक्रीज करना पड़ेगा, आर का मान डिक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा फाई क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिव बढ़ जाएगी। इतना सारा काम हो सकता है। और एक बात बता दो, अभी पढ़ क्या हो, फाई अपान आई बराबर अभी भी पढ़ के बेटा हो आप एन ए बी बाई सी, एन ए बी बाई सी, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी था। ए क्या है, धारा सुग्राहिता है, मतलब करंट सेंसिटिविटी है, और ये क्या है, वोल्टेज सुग्राहिता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है। फाई अपान वी इक्वल टू एन ए बी बाई सी आर, और ये फाई अपान आई इक्वल टू एन ए बी बाई सी। अरे वाह, कहोगे सर यहाँ भी वही एन इंक्रीज कर रहा था, यहाँ भी कर रहा था, ये तो समझ में आ गया, आपको आ गया ना, इंक्रीज करने घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है। तो चलो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बढ़िया सा कि यानी कि अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा ना, जरूर नोट करना कि क्या, एक सवाल मैं बनाता हूँ एनसीईआरटी के बेस पर कि क्या अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया जाए तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी क्या? नहीं, नहीं, इसका उत्तर क्या होगा, नो। क्यों? चलो मान लेते हैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैंने एन से 2n कर दिया, तार की फेरों को 2n कर दिया जी, तो देख रहे हो फाई अपान आई इक्वल टू देखो 2 और एन ए बी बाई सी, देखो आई, देखो एक करंट सेंसिटिविटी दोगुनी हो गई, मैंने जब एन का मान दोगुना करा ना तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो क्या वोल्टेज भी बढ़ जाएगा क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बढ़ जाएगा क्या, सेंसिटिविटी देख लेते हैं। फाई अपान वी करोगे, जब एन को 2n करोगे ना तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी, और तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो आपने पढ़ा है आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, नहीं आर बराबर रो एल बाई ए होता है ना, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। और जब बेटा लंबाई दोगुनी कर दोगे तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, दोगुना, यहाँ पे 2r हो जाएगा, कट के फिर वही आ जाएगा, लो एन ए बी बाई सी आर। नहीं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो यह भी बढ़ जाएगा ना। देखो एन का मान दोगुना करा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ तो गई, बट एन का मान दोगुना करने पर ये थोड़ी बढ़ा, नहीं बढ़ा तो वही है, अब भी यही है, रेजिस्टेंस लगा ना इसमें। तो बेटा यही होता है, आज की टॉपिक खत्म होते सारे क्वेश्चन इस पर कर डालना आराम से बेहतर ढंग से। सारे क्वेश्चन आपके मतलब धारा से उग्राहिता हो गया, वोल्टेज से उग्राहिता हो गया, कैसे रोटेट करता है, क्या होता है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेहतर ढंग से। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट था, त्रिज्य वाला क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्रफल सही था, मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, धारा से उग्राहिता और वोल्टेज से उग्राहिता, बस यही सब है, इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। 4 दिन बाद आया फिर भी आज भी मेंटेन नहीं हूँ, आज भी मेंटेन नहीं होके पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। फिर भी बेटा आज की मतलब आज ही हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, और जो भी मतलब इसका रूपांतरण मतलब कि मॉडिफाई करके अमीटर वोल्ट मीटर है वो अगले लेसन के वीडियो में आपको मिल जाएगा। बेटा आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।